ओके जी। हमारे पास जो थ्योरी थी इसका नाम बता रही है क्रिस्टल। देखो तो क्रिस्टल नाम कोई ना कोई ओरिजिन होती है जिसकी बेस पे नाम रखा जाता है। या तो वो साइंटिस्ट के नेम पे होता है, या फिर उसकी कोई बैकग्राउंड होता है, या कोई लैटिन वर्ड होता है। अब इसमें देखो क्लियर कट है कि नाम उसने क्रिस्टल फील्ड, किसी बेस पे तो उसने नाम क्रिस्टल रखा है ना ये। तो उसकी जो बेसिस थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पहले हमने आयनिक क्रिस्टल्स पे अप्लाई की थी। जब हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स आए थे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोई अभी वजूद ही नहीं आया था, कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली उसने अप्लाई की थी केमिकल बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द आयनिक कंपाउंड्स। उन आयनिक कंपाउंड्स की केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल मॉलिक्यूल्स पे लाइक NaCl हो गया, या कोई भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड से उस पे हमने अप्लाई की थी। उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता आई थी। तो जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक साइंटिस्ट था विलेक, इसकी मैं इसको, ये साइंटिस्ट है VLECK। विलेक साइंटिस्ट था, इसने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ओरिजिनेशन दी थी फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग इसने कहा था कि हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस मेटल और लिगेंड पे, उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने VBT पढ़ी थी। VBT की अप्रोच आपको याद हो तो उसमें क्या था कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को वो डिस्कस करता है। वो थ्योरी कह रही थी कि बॉन्डिंग मेटल और लिगेंड की कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, जिसमें लिगेंड मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, हमने कल देखा था, इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट कर रहे थे अपनी। लेकिन अगर मैं CFT की बात करूं तो CFT की अप्रोच बिल्कुल ऑपोजिट या बिल्कुल डिफरेंट है VBT से। ये क्या कहती है हमें? ये हमें कहती है कि जो बॉन्डिंग है मेटल और लिगेंड की, ये प्योरली आयनिक इन नेचर है, ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है। ये इसका बाद में ड्रॉबैक भी बना था कि इसकी जो अप्रोच है, स्टार्टिंग अप्रोच, ये बिल्कुल गलत थी। लेकिन फिलहाल हमने कंसीडर करके चलना है कि CFT कहती क्या है। CFT कहते हैं कि कह रही है कि बॉन्डिंग क्या है, आयनिक इन नेचर है मेटल और लिगेंड की। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि आयनिक में क्या होता है। आयनिक में हम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे पास चार्जेस हैं, या पॉइंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस का होना जरूरी है। तो विलेक ने कहा कि जो हमारे पास मेटल है, वो एज अ पॉजिटिव चार्ज, हम कहते हैं कि मेटल केटाइन की फॉर्म में होता है, तो वो कहता है ट्रांजिशन मेटल जो है वो एज ए केटाइन एक्ट करता है, उसके पास पॉजिटिव सेंटर है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं, वो पॉजिटिव में होता है, तो ये एज अ पॉजिटिव केटाइन के तौर पे एक्ट करता है। और कहते हैं लीगेंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। हमने पढ़े हुए हैं नेगेटिव चार्ज लीगेंड्स के, हमारे पास हमने पढ़ा था लीगेंड्स हमारे पास एनायनिक भी हैं, केटाइनिक भी हैं, और न्यूट्रल भी होते हैं। तो इसने कहा कि जो नेगेटिव लीगेंड्स है लाइक फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, उन पे तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन हो जाती है, जो कि प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक की नेचर है। फिर उसने कहा कि एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो न्यूट्रल लीगेंड है लाइक वाटर, उसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, तो वो कैसे अट्रैक्शन शो करेंगे? तो फिर इसने कहा कि वाटर के जो लॉन पेयर हैं, या वाटर में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, दो ऑक्सीजन पे लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो कहते हैं जैसे ही वाटर या लिगेंड्स इस मेटल के करीब आएंगे, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स और जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्शन होती है। उस रिपल्शन के नतीजे में इसमें टेम्परेरी डाइपोल बन जाता है। तो कहते हैं डाइपोल की, हमें पता है क्या है डाइपोल की डेफिनेशन, कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्मॉल डिस्टेंस से अपार्ट हो, कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो, और पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा से डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो, तो उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री की टर्म में कि डाइपोल जनरेट हो रही है। तो कहता है जब भी कोई लीगेंड मेटल के करीब आएगा, न्यूट्रल लीगेंड, तो क्या होगा, उसमें मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और इस लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट होगा। और जो डाइपोल क्रिएट हुआ है टेम्परेरी, उसका नेगेटिव जो डाइपोल होगा वो मेटल के पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन शो करेगा, और ये अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बन गए हैं। तो वीरेक ने कहा कि ये जो है हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग डिवेलप हो गई है। तो CFT की याद रखना है कि CFT की अप्रोच टोटली और टोटली आयनिक इन नेचर है, ये कोवलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करता। ये इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि बाद में जब कैरेक्टराइजेशन कराई गई थी कॉम्प्लेक्सेस की, तो उसमें आयनिक के साथ साथ बल्कि ज्यादा जो नेचर पाई गई थी बॉन्ड की, वो कोवलेंट नेचर पाई गई थी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो वहां से प्रूफ हो गया था
कि हमारे पास जो बॉन्डिंग है मेटल और लिगेंड की वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। समहाउ जो भी है हमने सीएफटी की पहले अप्रोचेस पढ़नी है। तो अप्रोचेस इसकी क्या है कि मेटल और लिगेंड की जो बॉन्डिंग है वो प्योरली आयनिक की नेचर है। तो नेगेटिव का तो कोई मसला ही नहीं आया। न्यूट्रल की बॉन्डिंग को उसने एक्सप्लेन कर दिया। अब इस थ्योरी का देखो ड्रॉबैक लिखते जाना, साथ साथ ड्रॉबैक्स खुद ही लिखोगे। एक तो उसने कोवलेंसी को एक्सप्लेन नहीं किया। सेकेंडली पॉजिटिव लिगेंड्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, NO प्लस हाइड्रोजियम हमने पढ़ा हुआ है, NH2 NH प्लस। तो पॉजिटिव लिगेंड्स की मेटल के साथ बॉन्डिंग को ये थियरी एक्सप्लेन नहीं करती। ये नेगेटिव पॉजिटिव को एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन जो पॉजिटिव लिगेंड है CFT उनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गई थी। इसका एक ड्रॉबैक यहीं पे आ गया था स्टार्टिंग में। ठीक हो गया है, SHPPC में ड्रॉबैक्स तो नहीं आते, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पता हो साथ साथ। तो ये क्या इसकी बेसिस थी CFT की, कि बॉन्डिंग किस तरह एक्सप्लेन करती है ये। उसके बाद जी इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आए कि ये थ्योरी हमें किस तरह क्या बताती है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास हमने पहले डिस्कस करने हैं ऑर्बिटल्स। मेनली हम ट्रांजिशन मेटल को डिस्कस कर रहे हैं। और ट्रांजिशन मेटल्स की वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन ही क्या थी। वो मेटल्स जिनके मोना क्वेश्चन कर रही है जी मैम, पॉजिटिव लिगेंड की बॉन्डिंग को बीबीटी कैसे एक्सप्लेन करती है मेटल के साथ। देखो मोना, बीबीटी में तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो आराम से एक्सप्लेन कर देगी। लाइक आपके पास जितने भी पॉजिटिव हैं उसके पास लॉन पेयर तो नहीं है, लेकिन इसकी बॉन्डिंग को पढ़ो। इसकी बॉन्डिंग को मैंने एक में डिस्कस भी किया था आपके साथ कि इसके पास लॉन पेयर होता है नाइट्रोजन। इसने एक लॉन, ये जो आपके पास दो लॉन पेयर होते हैं ना, इसके पास एक ये लॉन पेयर आया पड़ा होता है। एक है, एक पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे होता है, उसने एक अपना नाइट्रोजन की तरफ डोनेट किया होता है, बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। इसके पास एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है NO के पास। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे आया होता है, क्योंकि उसने अपने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, नाइट्रोजन है यहाँ पे, उसका एक लॉन पेयर है। तो ये जो लॉन पेयर है ये नाइट्रोजन अपना डोनेट कर सकता है। तो बीटी की अप्रोच ही यही थी कि मेटल ने एम्प्टी करवानी है, और मेटल की जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स D2 जो भी हाइब्रिडाइजेशन थी उसमें लिगेंड्स ने अपने लॉन पेयर दे देने। तो बीबीटी में जो था लॉन पेयर के साथ हमारी अप्रोच है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का तो काम नहीं था। इस वजह से वो आराम से इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर देती है। मसला आता है CFT में। CFT में फिर जब तक पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाती हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद CFT हमारे पास एक्सप्लेन करती है पहले D ऑर्बिटल्स को हम करेंगे कि CFT में हम डिस्कस करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल्स की। लेकिन पहले D ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग से पहले हमें पता होना चाहिए कि D ऑर्बिटल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, शेप्स ऑफ D ऑर्बिटल्स हमारे सेकंड लेक्चर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जिसे मैंने आपको बताया था कि D ऑर्बिटल्स 5 टाइप के हैं हमारे पास, जिनमें से हमारे पास जो ऑन द एक्सिस लिगेंड होते हैं वो होते हैं 2। उनको हम कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल ऑर्बिटल्स का मीनिंग यही है कि वो ऑर्बिटल्स जो ऑन द एक्सिस होंगे। और अगर हम सिमेट्री टर्म्स की बात करें तो सिमेट्री में हमारे पास आती है एक थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, जिसको हम कहते हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं इनको हम EG कहते हैं। अब एक्सियल कौन कौन से थे हमारे पास, अगर आपको याद हो तो dx² और dz² जो ऑन द एक्सिस थे। तो आपने ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इन 2 ऑर्बिटल्स के सेट को कहते हैं EG। EG हम जो यूज करते हैं, एक सेकेंड ये मुझे लिख लेंगे। हाँ, जो ग्रुप थ्योरी है इसमें हमारे पास ना कुछ एब्रीवेशंस यूज होते हैं। मैं भी आपको कुछ एब्रीवेशन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बस वो बताऊंगी, उनका मतलब क्या है। तो बाकी ग्रुप थ्योरी को हम वैसे ऐसे जितनी PPSC में नहीं आती। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू CFT हमारे पास एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स हैं जो हमारे बिटवीन द एक्सिस हैं, और ये इनको हमने पढ़ रखा है। बिटवीन द एक्सिस हमारे पास 3 जो बच गए हैं वो थे DXY, DYZ, DXZ। तो अकॉर्डिंग टू ग्रुप थ्योरी हमारे पास इन 3 ऑर्बिटल्स को वो T2G कहते हैं। T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब क्रिस्टल फील्ड की जब हम बात करेंगे तो आपने DXY, DYZ, DXZ का जिक्र नहीं करना। अब T2G में जब बात करूं तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए कि ये मैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की बात कर रही हूँ। जब मैं EG सेट के कहूँ तो आपके जहन में फौरी आ जाए कि मैम कह रही हैं कि हमारे पास वो ऑर्बिटल्स जो ऑन द एक्सिस आते हैं।
अब ग्रुप थ्योरी में हम जो टी यूज करते हैं वो यूज करते हैं, बल्कि स्प्लिटिंग कर ले फिर बताते हैं कि एब्रीविएशंस किस तरह हैं, क्यों आई। जिसने ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी उसको थोड़ा बहुत नो हाउ होगी। अब इनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है। अब देखो हम कहते हैं कि मेटल के अभी कोई लिगेंड नहीं आया, उसने कोई बॉन्डिंग नहीं की, तो हम कहते हैं कि मेटल के सारे ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स जी डीजेनरेट है। उसके अकॉर्डिंग जब हम क्वांटम सेट कर लो, ये देखो हम कहते हैं कि जो मेटल है उसमें अभी इसने कोई बॉन्डिंग लिगेंड ने उनको अप्रोच नहीं किया, तो उसके जो जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं वो सारे डीजेनरेट हैं, वो सारे सेम एनर्जी लेवल पे हैं। जब उसके करीब लिगेंड्स आना स्टार्ट होंगे तो हर एक ज्योमेट्री की अपनी ही सिचुएशन होगी। जो मोस्ट कॉमनली ज्योमेट्री सीएफटी में डिस्कस की जाती हैं वो होती हैं ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर टेट्राहेड्रल, सॉरी स्क्वायर प्लेनर भी आती है लेकिन टेट्रा और ऑक्टा को वो डिस्कस करते हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। हम पहले ऑक्टा को कराऊंगी, टेट्रा आप खुद का। तो ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है कि आपके पास 6 लिगेंड्स आते हैं, एक मेटल है 6 लिगेंड्स आते हैं, जनरली हम इसको Ml6 लिख देते होते हैं। एक मेटल है 6 लिगेंड स्क्वायर बाय पायरामिडल की तरफ से इसको सराउंड कर रहे हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी लीगेंड्स ऑक्टाहेड्रल हमारे पास ज्योमेट्री बनती है तो लीगेंड्स जो हैं वो सारे के सारे ऑन द एक्सिस साइड से अप्रोच करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये एक्स हो गया, ये मेरा वाई और ये जी एक्सिस। तो सारे के सारे जो आपके पास लीगेंड्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अप्रोच करेंगे एक मेटल को, वो ऑन द एक्सिस साइड से करेंगे। तो वो ऑर्बिटल्स या वो ऑर्बिटल जो कि ऑन द एक्सिस होंगे उन ऑर्बिटल्स की लोब्स इन लिगेंड्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती हैं। जब इन ऑर्बिटल्स, यहाँ पे कोई ऑर्बिटल है जो ऑन द एक्सिस है, लिगेंड आया इन ऑर्बिटल्स के साथ उन्होंने डायरेक्टली अप्रोच किया, तो वो ऑर्बिटल्स जो ऑन द एक्सिस होंगे ऑक्टाहेड्रल में उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू वो ऑर्बिटल्स जो कि बिटवीन द एक्सिस है, क्योंकि उनकी इंटरेक्शन होगी इनडायरेक्टली होगी या कम होगी। आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हो कि उनकी डायरेक्शन कम, इंटरेक्शन कम होगी। तो ये मेरे पास एक मेटल है, अभी इसके पास लिगेंड्स नहीं आए, तो इसके सारे के सारे डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे हैं। जब आपके पास लिगेंड आए, 6 लिगेंड्स ने सराउंड करना स्टार्ट कर दिया, बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई, इसके दरमियान हम कहते हैं नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, अकॉर्डिंग टू CFT इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप होना स्टार्ट होगी। तो क्या होगा कि इन लिगेंड्स की इन मेटल के साथ इंटरेक्शन होगी। अब इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज की आपस में रिपल्शन शो होती है, तो इस रिपल्शन की वजह से जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 2 सेट में डिवाइड हो जाएंगे, एक को हम T2G कहते हैं, एक को हम EG कहते हैं। तो याद रखना है ये सारी बात जो कर रही हूँ ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल की कि जब भी ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड सराउंड करेंगे तो मेटल के डीजेनरेट ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएंगे और 2 सेट्स में स्प्लिट होंगे। एक सेट होगा T2G का, एक सेट होगा EG का। अब T2G में हमारे पास वो ऑर्बिटल्स हैं जो इन बिटवीन द हैं, तो इनकी इंटरेक्शन इनकमिंग लिगेंड्स के साथ कम होती है, क्योंकि जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो ऑन द एक्सिस वाली साइड से आ रहे हैं, तीनों ऑन द एक्सिस वाली साइड की तरफ से लिगेंड आ रहे हैं, तो इनकी इंटरेक्शन ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स के साथ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑन द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा एनर्जी पे जाते हैं एज कंपेयर टू बिटवीन द एक्सिस वाले। तो इस वजह से हम T2G और EG लिखते हैं। सेकेंडली अगर हम ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ग्रुप थ्योरी में हम T का टर्म यूज करते हैं ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए। तो देखो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, DXY DYZ DXZ, 3 है, तो ट्रिपली डीजेनरेट के लिए हम सिमेट्री में या ग्रुप थ्योरी में T का वर्ड यूज करते हैं, और जबकि हम डबली डीजेनरेट के लिए सिमेट्री में E का लफ्ज यूज करते हैं, E का। और ये जो G है हमारे पास, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन, जिसमें जिस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होती है उसमें हम कहते हैं, हम G का वर्ड यूज करते हैं। अब सेंटर ऑफ इन्वर्जन हमारे पास क्या है जी, सेंटर ऑफ इन्वर्जन हम कहते हैं, एक सेकेंड में आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ सिमेट्री की टर्म्स में कि हम ये देखो हम कहते हैं कि कोई ऐसी सिमेट्री या कोई ऐसी ज्योमेट्री, लाइक मैं बात करती हूँ
जी बिल्कुल इरफान, ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये हुई है रिपल्शन की वजह से। रिपल्शन हुई है लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल्स के जो आउटर मोस्ट में, जैसे लिगेंड आने लगे हैं तो मेटल के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें उनकी वजह से वो रिपल्शन कॉज कर रहे हैं। उस रिपल्शन की वजह से इनके डी ऑर्बिटल, मेटल के डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे नहीं रह पाते और वो स्प्लिट कर जाते हैं। सो आप बेसिकली कह सकते हो दिस स्प्लिटिंग इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रॉन्स एंड द लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जी देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ इन्वर्जन हम कहते हैं कि एक लीगेंड से हम गुजार के अक्रॉस दूसरी साइड पे जाएं तो वहां एक लीगेंड ऑलरेडी प्रेजेंट हो। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो देखो मेरे पास 6 लीगेंड होते हैं। अब बिल्कुल सेंटर में आप एक पॉइंट बना लेते हो इजी को। अब यहाँ पे एक लीगेंड है, यहाँ से इस सेंट पॉइंट से गुजर के मैं इसके अक्रॉस जाऊं तो मेरे सामने एक और लीगेंड है। ठीक हो गया। और हर एक के अक्रॉस लीगेंड होना जरूरी है। अब मैं इस लीगेंड की बात कर रही हूँ, इसको मैं L1 से कह रही हूँ, तो इससे मैं गुजर के इस पॉइंट पे आऊंगी, इसके अक्रॉस जा रही हूँ तो मेरे पास L1 एक और, मतलब एक और लीगेंड प्रेजेंट। इस लीगेंड की बात करूं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको एम से एन से कह रही हूँ कि इस लीगेंड के एन कोई लीगेंड है, इसको मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री से गुजार रही हूँ, इसके अक्रॉस एक और लीगेंड प्रेजेंट है। अब सारों के अक्रॉस एक एक लीगेंड प्रेजेंट है तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। तो मैं जी का टर्म यूज करूंगी जब भी मैं इसकी सिमेट्री लिखूंगी, तो मैं कहूंगी इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और इसके लिए मैं जी का वर्ड टर्म सिंबल यूज करूंगी। अगर मैं एक और कॉम्प्लेक्स लेती हूँ स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में भी हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है कि देखो सारे 4 लिगेंड्स होते हैं, सारे के सारे एक इस लिगेंड के अक्रॉस यहाँ से गुजरूं ये लिगेंड प्रेजेंट है, इस लिगेंड के अक्रॉस यहाँ से ये लिगेंड प्रेजेंट है। तो मैं अगर स्क्वायर प्लेनर की भी बात करूं तो मैं कहूंगी मेरे पास जी का टर्म या सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। तो इस तरह हम ये सिंबल यूज करते हैं। 1 और 2 भी यूज करते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। 1 हम इसके लिए आई थिंक सो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स के लिए यूज करते हैं। तो इतनी ज्यादा डिटेल ना पढ़ो, बस टी और जी की याद रखो, ये क्यों यूज कर रहे हैं मेरे लिए, टी जी ई जी। ठीक हो मैम गया। टेट्राहेड्रल में नहीं होगा ना सेंटर ऑफ नहीं इन्वर्जन? सर, टेट्राहेड्रल में नहीं, अभी मैं केस करवाने वाली थी लेकिन अभी फिर आप लोगों ने जिक्र कर दिया है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टेट्राहेड्रल है तो इसके क्रॉस ये प्रेजेंट है, लेकिन इस वाले के क्रॉस ना इधर प्रेजेंट होता है और इस वाले के क्रॉस ना इधर प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसके कोई ऑर्बिटल लिखूं डी ऑर्बिटल तो मैं खाली T2 और E लिखती हूँ, उसमें मैं जी का नहीं यूज करती। मैं कहती हूँ टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। तो उसके हम जब डायग्राम बनाएंगे तो उसकी डायग्राम में हम खाली T2 और E लिखते हैं जी नहीं। ठीक है मैम। ठीक हो गया। तो ये हो गया जी स्प्लिटिंग के मेटल और मेटल के डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर गए हैं लिगेंड के आने से, क्योंकि उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में रिपल्शन कर दी। ये हो गया जी। इसके बाद जो मेन चीज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको CFSC कैलकुलेशन देता है एग्जाम में, या CFSC की बेस पे पूछता है कौन सी चीज ज्यादा स्टेबल है। तो हम इसको लिखेंगे, ये जी कैलकुलेशन ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल के लिए अभी आपको डायग्राम सिखाई है, डायग्राम आपकी यही रहेगी। देखो ये 5 ऑर्बिटल है, ये हमने स्प्लिटिंग कर देते हैं इसकी T2G में और ये EG में। अब एक चीज याद रखनी है, हमेशा यूनिवर्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्व रहते हैं। यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्व रहेगा कि अगर मैं कहती हूँ कि इनकी ये यहाँ पे मेरे पास इस लेवल पे थे पहले, ये कम गए हैं, ये हाई एनर्जी पे चले गए हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी मैं लिखती हूँ 0.4 DQ, -0.4 भर के लिखती हूँ, और ये +0.6 इतनी। अब देखो ये 2 ऑर्बिटल है, 0.6 एक की, 0.6 एक की, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 1.2। और इसकी बात करूं तो मैं कहती हूँ कि 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1.2, कि इन 3 ऑर्बिटल्स ने जितनी एनर्जी लूज की है वही उन्होंने गेन कर लिया, टोटल एनर्जी कंजर्व रही है। लेकिन एज अ स्प्लिटिंग T2G वाले जरा कम पे आ गए हैं, EG वाले जरा हाई पे चले गए हैं, लेकिन ओवरऑल एनर्जी रिमेन कंजर्व। जितनी ये लूज करेंगे उतनी वो EG वाले ऑब्टेन या गेन कर। तो इसका अगर CFSC का मैं आसान लफ्जों में फॉर्मूला लिखूं तो मेरे पास और भी आसान, अगर पॉजिटिव टर्म में लिखते हैं इसके 2 फार्मूलाज होते हैं, लेकिन ये वाला आपको ज्यादा इजी रहेगा CFSC की कैलकुलेशन के लिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G
मल्टीप्लाई बाय 0.4 माइनस करना है हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg मल्टीप्लाई बाय 0.6। ठीक हो गया। अब इसकी हम साथ साथ कैलकुलेशन करें। ओ सॉरी, ये है जी 0.6। अब आप ले फॉर्मूला याद रखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं पहले हम T2G में फिलिंग करते जाएंगे और फिर हम Eg में फिलिंग करेंगे। अब इसकी फिलिंग का ध्यान रखना है हमने। अब हम यहाँ पे दो केसेस डिस्कस करेंगे, बल्कि मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ कर लेती हूँ। एक T2G ये है, एक Eg ये है। ठीक है, ये हम रखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, ये हम रखते हैं वीक फील्ड के लिए। अब वीक और स्ट्रॉन्ग की फीलिंग डिफरेंट होती है, सिर्फ इतना सा फर्क आएगा, बाकी फॉर्मूला दोनों में हमने यही लगाते जाने। ठीक है, देखो अब पहले D1 सिस्टम है, D1 से लेके D10 तक हम करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास D1 सिस्टम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है D में, तो मैं क्या करूंगी, हम स्टार्ट करते हैं नीचे से फिलिंग करना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और एक वीक है तो भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर मैं इसकी एनर्जी कैलकुलेशन करूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 0.4, इधर तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 0 मल्टीप्लाई 0.6 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर कोई आया नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी मेरे पास 0.4 आ जाएगी। 0.4 डेल्टा नोट करके मैं इसको, डेल्टा कहते हैं हम स्प्लिटिंग हुई, जो स्प्लिटिंग हुई है ना हमारे पास ओवरऑल, इसको मैं कहती हूँ डेल्टा नोड। नोड कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, और ये डेल्टा का जो वर्ड, ये नोड गोल पूरा छोटा सिंबल लगा देना। ये सिंबल ओ रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल को, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है यहाँ स्प्लिटिंग को। बेसिकली डेल्टा स्प्लिटिंग के लिए यूज करते हैं इसका सिंबल। थोड़ा सफाई से बनाऊं तो ये डेल्टा। तो मेरे पास इस तरह आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें लिखते जाने हैं, और अपना कैलकुलेटर बेशक निकाल लो आज के लिए, लेकिन आगे आपको, आप सबकी करोगे तो आप लिख लोगे, आपको याद हो जाएगी, इतने सिंपल कैलकुलेशन। तो D1 के लिए मेरे पास दोनों की एनर्जी 0.4 निकल गई है। ठीक है, मैं लिख रही हूँ इसकी 0.4, इधर साइड पे लिखती जाती हूँ, इसकी भी पॉइंट। फिर हमारे पास सिस्टम आ गया है 2 इलेक्ट्रॉन का, फॉर एग्जाम्पल D2 सिस्टम कोई, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू के हॉर्न्स रूल को फॉलो करेगा, वो कि सेम, अभी तो सेम है ना, इनकी एनर्जी तो सेम है, तो वो अलग जाएगा सेम स्पिन के साथ। और वीक फील्ड की बात करूं तो इधर भी यही केस आएगा, वो इधर चला जाएगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन करूं तो कुछ नहीं, सिंपली 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी 0.8, इसकी भी 0.8। क्लियर होगी ये बात यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास D3 सिस्टम आ जाएगा, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आया है जिसमें मेटल के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन सिंपली यहाँ पे जाएगा, इसका भी थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। एनर्जी कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में 3 हो गए हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 कर दोगे तो 1.2 आंसर आ जाएगा। ये 1.2 ही वीक फील्ड लिगेंड का है, ये स्ट्रॉन्ग चल रहा है, साथ में पैरेलल वीक चल। अब फर्क आएगा देखो D4 सिस्टम से। D4 सिस्टम में अब चौथा इलेक्ट्रॉन लेके आना है, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर अप भी हो सकता है, चौथा इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखो मैं अगर बता याद हो तो हम क्या करते थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा आपके, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की डेफिनेशन क्या है, ये क्या रीजन होगी, क्या लगता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाएगा। कल का लेक्चर लिया है ना हम लोगों ने, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की डेफिनेशन क्या थी, पेयर अप विच कॉज पेयरिंग। पेयरिंग कराएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, और ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसके पास एनर्जी है, वो नीचे पेयर अप करवा देगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड ने पेयर अप करवा देना है, और वीक फील्ड के पास एनर्जी नहीं है पेयर अप की, इसकी स्प्लिटिंग वैल्यू कम है, तो वीक फील्ड उसको ऊपर लेके जाए। यहाँ से मतलब D4 सिस्टम में चेंजिंग आना स्टार्ट हो गई है। तो इसकी एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 कर दोगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 आई थिंक 1.6 आता है। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग के लिए इसकी एनर्जी अब डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया 1.6, और इसकी क्या करोगे 3 मल्टीप्लाई बाय, पहले आएगा 0.4, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 माइनस, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो 1.2 माइनस 0.6, तो आंसर आपको क्या आएगा 0.6 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह आप लोगों ने एनर्जी की वैल्यूज, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन तो आप लोग करिए। तो अब देखो, अब हम D5 सिस्टम करते हैं। D5 की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, पेयर अप हो जाएगा इधर D5 में, और वो 5 को ऊपर ले जाएगा, 5 को।
ये काम हो गया। फिर D6 सिस्टम आएगा, तो D6 सिस्टम में ये यहाँ पे पेयर अप होगा, और अब वहां पे पूरे हो गए हैं, तो फिर वो D6 सिस्टम यहाँ पे छठा इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड का यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर अब D7 की बात करूं, तो D7 में अब यहाँ पे जगह खत्म हो गई है, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये ऊपर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉन जो D7 के है वो इधर पेयर अप हो जाएगा, ये नीचे पेयर अप। फिर D8 की बात करूं, तो D8 में अब सेम एनर्जी लेवल पे है, तो हंस रूल को फॉलो करते हुए हम एक सेपरेट फीलिंग करेंगे। हालांकि क्या एनर्जी कैलकुलेशन देखो सेम आएंगी, इधर पे डाल दूं दो इलेक्ट्रॉन, एनर्जी तो वही आ जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू, अगर वो पूछ ले कि कौन सी कन्फिग्रेशन ठीक है, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन पहले चाहिए। और इसकी बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर अप हो जाएगा भी, ये D8 तक यहाँ पर तक आ जाएगी। आपके पास क्या D9 आएगा, तो फिर देखो D9 में दोनों में अब सेम आएगा, D9 इसका भी यहाँ जाएगा, D9 इसका भी यहाँ जाएगा, और कोई वो नहीं बचा, हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं बची पेयर के अलावा। फिर D10 की बात करूंगी, तो इसका यहाँ पेयर अप हो जाएगा, और इसका यहाँ पेयर अप। तो फर्क आएगा, D1 D2 D3 सेम आ गए, D9 D10 सेम आ गए, बीच वालों की जो चीजें हैं उसमें डिफरेंस आ सकते हैं, उसमें वो आपको डिफरेंस देगा। तो अपने वैल्यूज के साथ एक बार प्रैक्टिस खुद कर लेनी है। अब वो आपको बात को इतना सिंपल तरीके से नहीं देता कि D4 सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करो, ऐसे नहीं देगा। वो आपको किस तरह देता है एग्जाम्पल, वो आपको देगा जी, हम कॉम्प्लेक्स निकालने तो जरा मुझे, एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया जाए आपको, ये देखो MnH2O5Cl, ये देखो। अब वो पूछते हैं, वो कहते हैं आपको कि देखो इसके लिए कैलकुलेट करो CFSE की वैल्यू, तो वो आपको वो इस तरह की एग्जांपल देगा, उसने चार दी होंगी इसमें से एनर्जी की, CFSE की क्या है। तो अब देखो इसने क्या काम किया, यहाँ पे मोस्टली वो एक जैसे लिगेंड देते हैं आपको, अब यहाँ पे वाटर भी एज अ वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन भी, आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ी याद हो कि यहाँ पे दोनों लिगेंड जब आपको ऐसे कोई एग्जांपल आती है, तो वाटर को अपने एज अ वीक फील्ड लिगेंड लेना है अकॉर्डिंग टू PPSC। तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड आए हुए दोनों आपके पास, तो एज अ वीक फील्ड वाली आपने लेनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने खुद निकालनी है मैग्नीज की, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आपने फिर इसकी देखना है कि वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर आप वीक फील्ड वाली के साथ जाओ। एक एग्जांपल करवा रही हूँ ये वाली, उसके बाद वाली को आपको देखती हूँ करनी। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है मेरे पास, ये इसका -0 है, मतलब क्लोरो एक नेगेटिव लिगेंड है, ये -1 आ गया इसके पास। 3+ चार्ज मैंने खुद दिया हुआ, तो मतलब 3+ लेके आना है, तो मैग्नीज किस स्टेट में होगा, 4+ में आ जाएगा मेरे पास, तो 4+ -1 3+ आ जाएगा चार्ज। अब मैग्नीज 4+ में, ये मेरे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है। अब इसके बाद में क्या करूंगी, मुझे पता होना चाहिए मैग्नीज क्या है, S2 4s2 3d5 सिस्टम। अब चार इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो दो ऐसे निकाल दोगे, दो डी से निकाल दोगे, तो ये D3 सिस्टम बन गया। और मजे की बात, D3 में तो आप ना देखना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, काम आसान हो गया। D3 सिस्टम निकला है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दोगे, और 4 × 0.4 कर दो, 3 × 0.4 करोगे, 1.2 सिंपल आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज और याद रखनी है कि 0.4 डेल्टा नोट दिया होगा आपको या तो, और 0.4 या फिर 4 DQ दिया होगा, ये एक इक्विवेलेंट है। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों एनर्जी की यूनिट है, 0.4 डेल्टा नोट और मल्टीप्लाई 10 कर दूं इसको, तो वो DQ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक ही बात है, 0.4 डेल्टा नोट इज इक्वल टू 4 DQ, तो आपको या 4 DQ लिख देगा या 0.4, एक ही बात है। तो आंसर देख लेना, बात हो सकता है कि उसने 1.6 डेल्टा नोट की बजाय 6 DQ दिया हो, तो एक ही बात हो जाएगी, ठीक हो गया। अब आपको मैं एक दे रही हूँ, आप मुझे उसका आंसर सॉल्व करके बताओगी, अभी भी एक एग्जांपल देती हूँ, बल्कि दो देती हूँ। ये जी आपके पास कॉम्प्लेक्स दे रही हूँ मैं,
ये लो, ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इससे मुझे आप दोनों की CFSC निकाल के दोगे क्या? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसका एब्रीविएशन है CFSC। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मुझे इन दो कॉम्प्लेक्सेस की आप अभी जल्दी से निकाल के दोगे। 5 मिनट है, जल्दी से निकालो इसको। फिर हम नेक्स्ट टेट्राहेड्रल का मैं बता देती हूँ किस तरह करनी है, फिर वो आप खुद ही करते मैम ये CFSC, जी। ये जो CFSC एक्चुअली किस चीज का एब्रीविएशन है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग स्टेबलाइजेशन, एनर्जी? नहीं सर, स्टेबलाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और बेसिकली ये एनर्जी बता रही होती है कि मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग हुई है, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कितनी ज्यादा है। इस एनर्जी का मकसद ये है कि बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती जाएगी, होती जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास व्हाइट बोर्ड को मैं खत्म करती हूँ, न्यू शेयर कर। ओके जी, अब एक चीज और याद रखनी है कि CFT में हम दो टर्म्स और यूज करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास कौन से बनेंगे? अब आपको आप लोगों ने इसकी फीलिंग पढ़ ली है किस तरह हो रही है? हाई तो आप बता सकते हो कौन से कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, नीचे वाली लाइंस को देखे बगैर कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे, चीटिंग नहीं करनी, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कौन से? ये मैंने लिख दिया है आंसर, मुझे लिखना नहीं चाहिए था, वैसे बाद में लिख के देना चाहिए था। तो चीटिंग कर लेंगे अभी। देखो, हाई स्पिन कहते हैं जिनकी स्पिन कैंसिल आउट ना हो। तो वीक फील्ड लिगेंड में हम क्या करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड वाले पेयरिंग नहीं कर रहे, तो ऊपर जा रहे हैं, मतलब स्पिन हाई है इसकी, +1/2 +1/2 +1/2 +1/2, मतलब एडअप हो रही है। जबकि जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करते हैं तो उसमें पेयरिंग हो जाती है हमारे पास। तो पेयरिंग में इसकी क्या होगी, अब लो स्पिन होगी, इसकी स्पिन कैंसिल आउट हो गई है। ओवरऑल स्पिन जो है इसकी इसकी तो कैंसिल होगी, हमारे पास इसकी 1 निकल जाएगी, +1/2 +1/2 हाफ, ओवरऑल 1 होगी। तो हम कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और वीक फील्ड वाले हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद शहीद रहमान बिल्कुल ही हमें पैरा और डायमैग्नेटिक की भी इंफॉर्मेशन देगा कि अगर इसमें जो हम देख सकते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड के अकॉर्डिंग हम बता देंगे ये पैरा है कि डाई है। अब आपने अभी जो मैंने 2 एग्जांपल्स दी थी उसमें देखो, जो एक आयरन वाला भी लास्ट केस था वीक फील्ड वाला, उसमें आयरन एज अ फेरोमैग्नेटिक बन गया। हमने पढ़ा था ना फेरो के 5 अनपेयर्ड आ गए हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली डायमैग्नेटिक भी कह सकते, सॉरी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली पैरा बिहेवियर शो करेगा, तो वो फेरो की तरफ चला गया क्योंकि पांचों के पांचों अनपेयर्ड आ गए। और अगर किसी के पास 1-2 है तो वो पैरा है लेकिन वीकली पैरा है। फिर जितनी अनपेयर्ड बढ़ते जा रहे हैं वो स्ट्रॉन्गली पैरा बनता जा रहा है, सारे पेयर्ड हो गए तो वो डायमैग्नेटिक बन जाते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि CFT बड़ी अच्छी थ्योरी है। एक तो उसने हमें बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन दी, स्टेबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी अकॉर्डिंग टू CFSC की कैलकुलेशन करके। दूसरा ये हमें मैग्नेटिज्म की इंफॉर्मेशन दे रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड और पेयर्ड हम इसमें कैलकुलेशन करके अपना डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपका फॉर्मूला याद हो तो यहाँ N+2 हमारे पास फॉर्मूला था, ये √, तो हमारे पास डाई और पैरा की इंफॉर्मेशन भी आ गई। उसके बाद तीसरी इंफॉर्मेशन जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें देता है कलर की। अब कलर की इंफॉर्मेशन ये हमें कैसे देता है, देखो इसमें एक तो हमने स्प्लिटिंग को तो डिस्कस कर लिया, स्प्लिटिंग में हमारे पास T2G और ये EG बन गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, कोई फॉर एग्जाम्पल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कोई भी 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं यहाँ पे, और हमारे पास EG खाली है। तो क्या होगा, अगर मैं इसको कोई एनर्जी देती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके EG में चला जाएगा ऊपर। तो ऊपर वाला जब हाई एनर्जी पे मैं इसको जबरदस्ती लेके जाऊंगी, तो हाई एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है आपको पता है वो स्टेबल नहीं होता, वो दोबारा अपनी लो एनर्जी पे आना चाहेगा। जब वो लो एनर्जी पे दोबारा अपनी स्टेट पे आना चाहेगा तो ये पहले इसने एब्जॉर्ब की, लो एनर्जी पे आएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी जो एब्जॉर्ब की थी वो इमिट करेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट करता है ट्रांजिशन मेटल्स, वो विजिबल रेंज में करते हैं, विजिबल रेंज में करेंगे। तो विजिबल रेंज में जब ये इमिट करेंगे तो हमें लाइट नजर आएगी, इस वजह से हम कहते हैं ट्रांजिशन मोस्टली कलर्ड। इसलिए हम ट्रांजिशन मेटल्स को डाई में यूज, मैं रिपीट कर देती हूँ ना, ये आप लोगों में से किसी का आई कौन है, मैं इसको म्यूट कर दूं, अजान हो रही है, वैसे तो अच्छी बात है, सुनी चाहिए, और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है। ऐसा है किसने क्वेश्चन किया था, मोना ने, हाँ मोना की था। अच्छा जी मोना, बात ये है कि देखो हमें जो CFT है वो एक्सप्लेनेशन कर देती है स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स की।
स्प्लिटिंग होगी T2G और EG में। जब तक EG में एक भी जगह खाली रहेगी, इसमें DD ट्रांजिशन का चांस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पूरे आ गए हैं, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी भी एक जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जा सकता है। तो क्या होती है, जब भी मैं इनको एनर्जी दूंगी, लो एनर्जी वाले, आपने पढ़ा है ना, T2G वाले लो एनर्जी पे है, EG वाले हाई एनर्जी पे है। जब मैं लो एनर्जी वालों को एनर्जी दूंगी तो ये लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हाई एनर्जी वाले में चले जाएंगे। लेकिन हाई एनर्जी में जाने वाला इलेक्ट्रॉन जो कि लेके जाया जाता है एनर्जी दे के, वो कभी स्टेबल नहीं होता। और हर चीज स्टेबल होना चाहती है, वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए दोबारा लो एनर्जी में आना चाहेगा। जब वो लो एनर्जी में आएगा तो इसके लिए तो कम एनर्जी चाहिए उसको, तो एक्स्ट्रा एनर्जी वो इमिट कर देगा। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट करता है वो विजिबल रेंज में करता है। ट्रांजिशन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइट करवा के वो जब डी एक्साइट होते हैं तो वो जो एनर्जी इमिट करते हैं ट्रांजिशन मेटल, वो विजिबल रेंज में करते हैं, वो विप गॉयर वाली रेंज में करेंगे। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कोई ना कोई कलर दिखेगा आपको। तो ये जो कलर रेंज है 300 से 370 से लेके 750 तक आपके पास, ये हमारे पास विजिबल रेंज है। तो विजिबल रेंज में आपको कलर कोई ना कोई दिखेगा, इसीलिए आप कहते हो ट्रांजिशन मेटल्स आर मोस्टली कलर्ड। क्यों? क्योंकि उनकी विजिबल रेंज में एनर्जी इमिट हो रही होती है। और इसीलिए आप कहते हो अगर मैं कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स लूं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं डी में, तो अब इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो ये कलर नहीं देगा। इसीलिए आप कहते हो जिंक के साल्ट मोस्टली कलरलेस होते हैं या व्हाइट कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जिंक में इलेक्ट्रॉन D10 होते हैं आपके पास, मोस्टली जिंक ZnCl2 में आप देखोगे फॉर्म में होते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो Zn+2 में मोस्टली जब होगा तो मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हुए हैं 4s वाले, 4s वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। डी में इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब डी में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन तो पॉसिबल नहीं हो पाई। डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगी तो ऑब्वियसली कलर नहीं आएगा। दैट्स व्हाई जिंक कॉम्प्लेक्सेस आर मोस्टली कलरलेस। अक्सर आया होता है कि सॉल्ट के आपके पास कॉम्प्लेक्सेस कलर नहीं होते तो या कलरलेस है, तो आप बिना सोचे समझे जिंक लगाओगे। उसके अलावा अगर वो 3-4 एलिमेंट दे दे तो आपने निकाल के देख लेनी है जिसकी D10 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे या जिसका डी में 0 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। डी में इलेक्ट्रॉन है वो है ही नहीं, तो डी ट्रांजिशन ही पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे फिर कलर शो नहीं करेगा। जिंक के तो मोस्टली पता होता है आप लोगों को, वो ना जनरल सॉल्ट देगा के, और जरूरी नहीं है कोई, लाइक मैग्नीज है, मैग्नीज मोस्टली आपने देखा ना KMnO4 में बड़ा पर्पल कलर का होता है, तो कलर जरूरी नहीं है। कलर की हमारे पास एक और चीज आ जाती है, चार्ज कॉम्प्लेक्सेस, चार्ज ट्रांसफर का फिनोमेना, उसकी वजह से भी आ जाता है बाज का कलर, बल्कि ज्यादा शार्प कलर आते हैं। और फिर हाई लेवल बात हो जाएगी MP लेवल की 8th सेमेस्टर की। कौन सा फार्मूला मोना? मैम ये जो म्यू वाला N × N वो वाला। अच्छा ये वाला लिख दे, मैं लिख देती हूँ, मैंने पीछे पढ़ाया हुआ नहीं, कम भी लड़की। N+2 अंडर रूट, ये है आपके पास। यहाँ पे n आपके पास है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डायपोल मोमेंट निकलेगा, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं तो यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगी, तो 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, तो आपके पास डायपोल मोमेंट कोई निकलेगा नहीं। ये फॉर्मूला मैडम एक क्वेश्चन है। डायपोल मोमेंट के लिए। हाँ जी पूछिए। अवैस कौन पूछ रहे हैं? जी मैम, वो ये कम्प्लेक्सेस में मेटल का कलर तो समझ आता है, डी ट्रांजिशन होती है। प्योर मेटल जब भी वो कम्प्लेक्स नहीं बना रहा ना किसी आयनिक फॉर्म में, प्योर मेटल का कलर किस वजह से होता है? प्योर मेटल किसकी बात कर रहे हो? वो देखो हमारे पास उनमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, क्योंकि जब भी आप, वो मोस्टली शाइनी कलर के होते हैं, आप कहते हो मेटल्स शाइन करते हैं, तो उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जब एनर्जी देते हो, एनर्जी डी एक्साइट होती है, तो मोस्टली व्हाइट कलर की आपकी आंखों में गिरती होती है, तो शाइनी सरफेस दिखती है। ऐसे उनकी शाइनी नेचर होती है। कलर तो मैंने नहीं देखा सुना वैसे। मैम पता नहीं, सत्तर साहब ने क्वेश्चन पूछा था वाइवा में अच्छा 5वें सेमेस्टर में, तब मुझे भी याद आ गया तो हाँ हाँ पूछो, उन्होंने चलिए मुझे क्या भी मेटल नहीं। का कलर क्यों होता है? उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि कॉम्प्लेक्सेस में तो इनका कलर आप CFT की बेस पर एक्सप्लेन कर रहे हो, डी ट्रांजिशन हो रही है हम्म। और उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, जब डी एक्साइट होते हैं तो कलर शो करते हैं। ठीक है। लेकिन जब मेटल वैसे प्योर है, प्योर फॉर्म में भी वो कलर देते हैं, जिस तरह पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन मेटल्स हैं, हाँ तो वहां पे कौन सा फिनोमेना, और इस तरह का क्वेश्चन था को मुझे अभी याद है, देखो, आंसर उधर नहीं पता उधर भी फिनोमिना तो यही हो सकता है कि ना, यहाँ पे डी ट्रांजिशन आ जाती है, बल्कि यहाँ पे डी ट्रांजिशन भी आती है। अब देखो एक और फिनोमिना भी होता है,
उसमें आम मेटल्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। KMnO4 है, ठीक है। अब इसमें आप मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं मुझे क्या है? KMnO4 +7 है। +7 है। +7 का मतलब है 7 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। तो अब 7 देखो इसके पास होते हैं S2D5 सिस्टम है। मतलब क्या है, S के इलेक्ट्रॉन भी निकल गए और D के भी, मतलब D में 0 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक हो गया। जबकि KMnO4 का कलर क्या है? बड़ा शार्प पिंक वॉलेट कलर है, इसको तो हम कहते ही पिंक ही है, मैंने बताया भी था। अब इसमें एक और फिनोमिना आ जाता है हमारे पास, चार्ज ट्रांसफर का। चार्ज ट्रांसफर, कि जब भी चार्ज ट्रांसफर करता है मेटल लीगेंड को लीगेंड मेटल को, दो तरह के होते हैं, मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर या लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बल्कि जो चार्ज ट्रांसफर जिसमें फिनोमिना हो जाएगा ना, उसमें और भी ज्यादा ब्राइट कलर आता है एज कम्पेयर टू DD ट्रांजिशन। तो जो आप सिंपल मेटल्स की बात करते हो उसमें भी एब्जॉर्प्शन और री एमिशन लाइट की हो रही होती है। जब भी एनर्जी दोगे ऑब्वियसली, तो वो जो री एमिशन होगी अगर तो वो विजिबल में आ गई तब तो वो देगा आपको कलर, वरना वो नहीं देगा। उसमें DD ट्रांजिशन आएगी, सिंपल एमिशन ऑफ लाइट आ जाएगी एक्साइटेशन से। तो बहुत सारे फिनोमिनास आ जाएंगे, मतलब आप सिंपल ही नहीं कह सकते कि कलर जो है वो सिर्फ DD ट्रांजिशन की वजह से। बाकी एग्जैक्टली अगर कोई और फिनोमिना है मेटल्स में तो मे भी मैंने ना पढ़ रखा हो, ऐसी बात नहीं है कि मैं मुझे पता होगा। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे इसके अलावा कोई नहीं पढ़ा। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, मेटल से भी चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, कि जो दो मेटल्स के दरमियान बॉन्डिंग हो रही है वो आपस में चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो मे भी। बाकी उसके अलावा जो मैंने पढ़ा है कि आप एनर्जी दोगे उसको, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला जाएगा आउटर मोस्ट शेल में, तो वो स्टेबल तो नहीं होगा, वो वापस अंदर वाले शेल में आएगा। अगर वो एनर्जी विजिबल रेंज में दे रहा है तो मेटल भी कलर हो सकता है। बाकी इसको एक बार गूगल पे देख लेना, मे बी और कोई रीजन भी आ जाए कि वाई मेटल्स लुक कलर, और अगर मिले इसके अलावा कोई रीजन मिले एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के अलावा तो मुझे लास्ट में बता, मे बी मुझे कोई चीज का ना पता हो। ठीक हो गया। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। मेटल्स हम मोस्टली इनको तो जस्टिफाई कर सकते हैं, मेटल्स को हम कहते हैं सिल्वर और मोस्टली ग्रे कलर के होते हैं। तो सिल्वरी ग्रे अगर किसी रीजन से कोई कलर आता हो। अच्छा जी, ये हो गया। हाँ, उसके बाद हमने डिस्कस क्या करना है, कलर होगी इसकी एक और, CFT और क्या बताती है हमें, किसी को और कोई आइडिया जो हम डिस्कस कर। अच्छा एक चीज और याद रखनी है, हमारे पास स्प्लिटिंग होती है, अभी मैंने कहा है ऑर्बिटल्स की, ये D ऑर्बिटल से 5 ये स्प्लिटिंग होगी इनके दरमियान। अब वीक फील्ड भी स्प्लिट करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी स्प्लिटिंग करवाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है वो स्प्लिटिंग ज्यादा करवाता है एज कम्पेयर टू वीक फील्ड, ये चीज याद रखनी है। स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें से जो पहली पहली चीज है ना वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग इसमें भी स्प्लिटिंग होगी, ये स्प्लिटिंग होगी और ये स्प्लिटिंग होगी, वीक फील्ड दोनों में स्प्लिटिंग होती है। वीक फील्ड में जरा स्प्लिटिंग कम होगी और स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्प्लिटिंग का लेवल जरा ज्यादा होगा। तो ये चीज याद रखनी है कि स्प्लिटिंग डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा करवाएंगे एज कम्पेयर टू वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन करवाएंगे दोनों ही। हाँ बिल्कुल, यही ना, यही कह रही हूँ कि जो सिंपल कलर की हम बात करते हैं ना, वो सिंपल हम लाइट फिनोमेना की वजह से करते हैं कि उसको एक्साइट करवाया, डीप एक्साइट करवाया, अगर वो वेवलेंथ अपनी विजिबल रेंज में दे रहा है तो वो कलर आ जाएगा, जिस भी वेवलेंथ की देगा इमिट करेगा, तो वो उसी कलर का शो हो रहा होता है। लेकिन जब हम उसकी बात करते हैं ट्रांजिशन की स्पेसिफिक, तो फिर हम DD ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर को ज्यादातर फिनोमेना को लेके आते हैं एज कम्पेयर टू ये जो दूसरी है, क्योंकि DD ट्रांजिशन वो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनके कलर एज कम्पेयर टू बाकी मेटल्स बड़े शार्प और बड़े प्यारे कलर्स होते हैं। हम देखो KMnO4 का बड़ा प्यारा पिंक कलर है, जो आपके पास डाइक्रोमेट सॉल्ट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इतना प्यारा येलो कलर का, ब्राइट येलो कलर का होता है। तो कलर्स बड़े डार्क आते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल मेटल्स। तो फिर इनकी एक स्पेसिफिक रीजन DD ट्रांजिशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जनरल की बात करोगे तो एग्जैक्टली ये सिंपल लाइट का फिनोमिना आ जाता है आपके पास। उसके बाद अच्छा एक चीज ये है कि मेटल बॉन्डिंग जो CFT है वो बताती है चार्जेस की बेस पे भी। अब देखो मेरे पास वो डिस्कस करता है कीटाइंस की बेस पे कि बॉन्डिंग जो है CFSE होगी या बॉन्डिंग कब स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगी। तो CFSE कहती है अगर मैं मेटल के पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाती जाऊं या लीगेंड के नेगेटिव चार्ज को बढ़ाती जाऊं तो इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब एक टाइम में हम एक चीज को कांस्टेंट रखते हैं, फॉर एग्जांपल ठीक है, हम कहते हैं लीगेंड सब में एक जैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्सेस है हमारे पास जिसमें लिगेंड सब में ही F नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, 3 कॉम्प्लेक्सेस है, F नेगेटिव F नेगेटिव F नेगेटिव।
एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो। आपके पास मेटल है अब 3 डिफरेंट मेटल्स हैं। तो एक मेटल आपके पास आ गया है, आयरन को ही लेते हैं। आयरन, इसमें भी आयरन है, इसमें भी आयरन है, इसमें भी आयरन है। अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है इसमें, एक में आयरन +1 में है, एक में +2 में है, एक में +3 में है। तो आपके पास +3 वाले की बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू CFT ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि CFT कहती है इनकी जो अट्रैक्शन है वो प्योरली आयनिक इन नेचर है। तो जब आयनिक नेचर है दोनों की, तो ऑब्वियसली प्लस माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। अभी ज्यादा प्लस, जितना प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा वो उसको स्ट्रॉन्गली हेल्ड कर लेगा, नेगेटिव को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा। तो इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। इसी तरह अगर कोई है, हम कांस्टेंट रख सकते हैं मेटल को। अब मेटल है कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं कांस्टेंट रखती हूँ, कोई भी एक मेटल Fe2+ है। अब इसमें लिगेंड में अगर चार्ज नेगेटिव बढ़ता जाएगा तो वो उसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। एक F नेगेटिव है, एक Cl नेगेटिव है, एक आ गया है ऑक्सीलेटो C2O4 2 नेगेटिव। तो अब लिगेंड पे अब चार्ज बढ़ गया 2 नेगेटिव, तो अकॉर्डिंग टू CFT इस वाले की बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो जितने चार्जेस बढ़ते जाएंगे उनके ऊपर, अकॉर्डिंग टू CFT उनकी बॉन्डिंग या उनकी आपस में जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, वो बढ़ती जाएगी। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स MCQ की फॉर्म में पूछ सकते हैं एग्जाम्पल देके। कहीं वो मेटल का चार्ज बढ़ा रहा होगा, कहीं वो लिगेंड का बढ़ा रहा होगा, कहीं वो कहेगा स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा है, तो देखना जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया होगा वहां स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा। ठीक हो गया। अब हमने डिस्कस करना है जल्दी से टेट्राहेड्रल को। बिल्कुल सेम वैसा ही है, बट एक चेंजिंग आ जाएगी टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में आपको पता है लिगेंड कितने आते हैं? 4 आते हैं। एक मेटल है, 4 लिगेंड आते हैं। तो टेट्राहेड्रल सिंपल है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। बस टेट्राहेड्रल में ये चीज डिस्कस करनी है। देखो मेटल, कोई भी ट्रांजिशन मेटल है उसकी चार लिगेंड आए हैं। फॉर एग्जांपल उसने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एज्यूम कर लिया। अब एक चीज तो अभी हमने पहले डिस्कस कर ली कि टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। G इज नॉट प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल। तो इसके ऑर्बिटल को याद रखना है, याद रखना है T2 और सिंपल E से डिनोट करोगे। G का वर्ड नहीं लगाना, गलती से भी नहीं लगाना, ऐसे क्रॉस मारते एग्जामिनर बड़े मजे से, कि इसको इतना भी सेंस नहीं है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। तो आपने T2 और E लिखना है। और इसमें एक चीज बस जो आपने करनी है वो ये कि वहां पे क्या बना था ऑक्टाहेड्रल में, T2G नीचे आए थे, EG ऊपर गई। ठीक है ना, ऐसे हुई थी हमारी स्प्लिटिंग, क्योंकि जो लिगेंड्स आ रहे थे उनकी इंटरेक्शन EG वालों के साथ ज्यादा थी। अब इसमें टोटली केस रिवर्स हो जाता है। EG में जो हमारे पास मेटल में ऑर्बिटल्स अरेंज हैं और जो लिगेंड्स आते हैं उनकी इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा इन बिटवीन वालों के साथ होती है, और जो ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन कम होती है। तो इसमें उल्टा आ जाता है केस, इसमें E वाले नीचे आ जाते हैं, T2 वाले ऊपर चले जाते हैं। और कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप E लिखोगे, यहाँ पे T2 लिखोगे, और कुछ नहीं हुआ। जस्ट ये कि जहाँ पे जो इंटरेक्शन है लिगेंड्स की वो बिटवीन द एक्सिस वालों के साथ ज्यादा हुई है और ऑन द एक्सिस वालों के साथ कम हुई है। उनके आने की पोजीशन इस तरह है कि एक्सेस बाय एक्सिस वाले रह जाते हैं खाली, और जो बिटवीन द एक्सिस है उनके साथ इनकी इंटरेक्शन, क्योंकि लिगेंड्स इस डायरेक्शन में रहे होते हैं कि बिटवीन द एक्सिस वालों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा कर लेते हैं। तो केस उल्टा हो जाता है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपके पास E नीचे आ जाएगा, T2 ऊपर चला जाएगा जब आप ड्राइंग बनाओगे। पहली बात याद रखनी है। दूसरी इसकी और अच्छी बात ये याद रखनी है कि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का चक्कर ही नहीं। क्यों चक्कर नहीं है इसमें? इसमें जो है स्प्लिटिंग होती बहुत कम है। TE और T2 के दरमियान स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा कम होती है। ये जो स्प्लिटिंग है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि आप देखो मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन की वजह से स्प्लिटिंग हुई थी। अब इसमें लिगेंड्स की तादाद 4 आ गई है, लिगेंड्स कम हो गए हैं काफी ज्यादा। तो लिगेंड्स कम होने की वजह से इनकी रिपल्शन कम होती है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है। लेकिन स्प्लिटिंग का फैक्टर बहुत कम होता है, चाहे वो वीक फील्ड है चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसमें हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ये चीज याद रखनी है बस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। इसमें आपने देखना ही नहीं है हमारे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड आ रहा है, हमारे पास लिगेंड वीक फील्ड आ रहा है, क्योंकि इसके दरमियान डी ऑर्बिटल्स में लिगेंड कम होने की वजह से मेटल और लिगेंड की जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन थी वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग बहुत कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है नीचे पेयर अप होता ही नहीं है। कुछ भी केसेस आए इलेक्ट्रॉन ने ऊपर जाना है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। इसकी अच्छी बात है। अब इसमें क्या होता है कि जी पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, देखते जाओ, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। अब यहाँ पे आपके पास नीचे 2 है, ये तो 0.6
नीचे है, 0.4 ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन 0.4। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई मल्टीप्लाई बाय 0.6, फॉर्मूला वही है, पहले नीचे वालों को रखना है, माइनस कर देना है आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 मल्टीप्लाई बाय 0.4। जो दो है वो 0.6 के होंगे क्योंकि एनर्जी कंजर्व रखनी है, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 और 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3, 1.2 1.2 दोनों। तो फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा CFSE कैलकुलेट करने का। और अच्छी बात यह है कि स्प्लिटिंग बहुत कम हुई है तो हमेशा बनते ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये। तो अगर आपके पास वो कह दे कोई कॉम्प्लेक्स है लाइक MnCl4 2 नेगेटिव, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है इसमें, हमने सिंपल देखो 4 लिगेंड आ रहे हैं, टेट्राहेड्रल एज्यूम कर रहे हैं, इसमें स्क्वायर प्लेनर की नहीं देगा वो आपको, अगर देता है स्क्वायर प्लेनर केस थोड़ा डिफिकल्ट है, कभी भी नहीं आएगा आपको, PPSC में नहीं आता। तो 4 लिगेंड है तो मतलब आपका वो टेट्राहेड्रल दे रहा है आपको, तो आपने इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम जल्दी से निकाल लेते हैं। 4 क्लोरीन है तो 4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव लेके आना है हमने, तो मैग्नीज 2+ में। मैग्नीज 2+ का मतलब क्या है कि S से इलेक्ट्रॉन 2 निकल गए हैं और मैग्नीज D5 सिस्टम में, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, 3 ऊपर, CFSE इसकी 0 ही आ जाएगी। तो इस तरह आपने 1 2 3 4 करके D10 तक सिस्टम की टेट्राहेड्रल के लिए निकाल ली। अब इसमें एक सिंपल रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि आपके, मैंने कहा स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की निस्बत टेट्रा में कम होती है। अब कितनी कम होती है, कोई किसी को अंदाजा है, कोई मुझे बता सकते हैं स्प्लिटिंग कितनी ज्यादा कम होगी? एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, किसी ने पढ़ी है ये 0.4 गुना 0.45 होती है, बल्कि 0.45 डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा नोट, कि डेल्टा T की जो भी वैल्यू आती है मैं 0.4 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करूंगी, डेल्टा नोट की वैल्यू इतनी ज्यादा है उसकी। तो डेल्टा नोट की स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है क्योंकि उसमें लिगेंड ज्यादा है, ऑब्वियसली उनकी इंटरपल्शन ज्यादा होती है मेटल के साथ, तो स्प्लिटिंग ज्यादा है। टेट्राहेड्रल में बहुत कम स्प्लिटिंग है क्योंकि 4 लिगेंड्स हैं, इसी वजह से इसमें सिर्फ और सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। और दूसरा उसके दरमियान अगर रिलेशन पूछ ले दोनों के डेल्टा के दरमियान, तो डेल्टा नोट इज इक्वल टू 0.5 डेल्टा T। इसमें पहली बात तो G नहीं लिखना, वैस T2 ऊपर गया है, इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है तो इसका T2G नहीं होगा, इसका सिंपल T2 होगा। दूसरा इसका T2 ऊपर इसलिए गया है कि इसके जो लिगेंड्स आ रहे हैं ये टेट्राहेड्रल में वो 109.5 के एंगल पे आ रहे हैं, और जो लिगेंड्स आ रहे हैं आपके उनकी डायरेक्शन इस तरह है कि वो बिटवीन द एक्सिस वालों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा करते हैं, उनकी बिटवीन ऑन द एक्सिस वालों के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है। तो ऑन द एक्सिस वाले नीचे आ जाते हैं, इसमें बिटवीन द वाले ऊपर चले जाते हैं। ओक्टा में लिगेंड्स आते ही ऑन द एक्सिस वाली साइड से हैं तो उनकी इंटरेक्शन इनके साथ ज्यादा है। तो लिगेंड्स की इंटरेक्शन जिन ऑर्बिटल्स के साथ ज्यादा होगी वो हाई एनर्जी पे जाते हैं, जिनके साथ इंटरेक्शन कम होगी वो लो एनर्जी पे आते हैं। तो ओक्टा में याद रखनी है ऑन द एक्सिस वालों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है, और टेट्रा में बिटवीन द एक्सिस वालों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है इसलिए। और काइंडली जी का लफ्ज नहीं यूज करना टेट्रा में, सबसे बड़ी गलती करते हैं, आदत तो ये होता है T2G और EG के रट्टा मारा होता है, तो काइंडली इसमें आपने यूज नहीं करना T2EG, जी का लफ्ज खाली T2E यूज करना है। ठीक हो गया, ये थी आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इतना इससे ज्यादा बाहर आपको नहीं आया, क्रिस्टल फील्ड आएगी तो CFSE की बेस पे ही आती है, इससे ज्यादा नहीं आएगी। और इस बार जी आज का हम जी के डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, बस हमारी कोऑर्डिनेशन खत्म है। जॉन टेलर रह गया हमारा बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक, वो फिर इंशाल्लाह हम कल करें। आज का जी के है जी, पहला क्वेश्चन आपका, लार्जेस्ट अमंग फॉलोइंग इज गैलेक्सी, अर्थ, सन, सोलर सिस्टम, इनमें से सबसे बड़ी चीज क्या है, क्या दिख रही है लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग? जल्दी से चैट बॉक्स खोलो अपने अपनी। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। और लड़कियां कहाँ पे हैं लड़कियां? मैम गैलेक्सी होगा। गैलेक्सी होगा, बाकी बाकी क्या कहती हैं? सारे आंसर पड़े आज मुझे। गैलेक्सी, लड़कियां गैलेक्सी कह रही हैं और शर्म से डूब मरो बॉयज, लड़कियां ठीक कह रही हैं। अर्थ, सन, सोलर सिस्टम सारे गैलेक्सी के अंदर आते हैं। फाइनली लड़कियों को कुछ तो अच्छा काम किया है, एटलीस्ट हम इनकी बेइज्जती क्या करेंगे, सही सही आंसर दिया करो। जीके में कंपटीशन हुआ करेगा बॉयज गर्ल्स का, चलो आइंदा से, ताकि सोच समझ के बोलना, बिना चीटिंग के बोलना है, गूगल पे नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 2 जी आपका है, अलेक्जेंड्रिया इज द सी पोर्ट ऑफ,
ईरान, इजिप्ट, सीरिया, ग्रीस। बड़ा फेमस सी पोर्ट है, किस कंट्री का है? अलेक्जेंड्रिया। ABCD तुक्का इजिप्ट। मारो। इजिप्ट। बाकी बॉयज क्या कहती हैं? अच्छा, बीपीएससी में चीटिंग नहीं करना कभी। ये लड़का बैठा है, इसको आता होगा और साथ वालों की देख लेती हूँ। बीपीएससी में बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी, एक काम करना, या छोड़ दो या लगा लो, अपना अपना करना है जी। सहरा ने कहा है ग्रीस है, इरफान ने इजिप्ट का है, तैयबा ने भी इजिप्ट का है। इसका राइट ऑप्शन इजिप्ट ही है, बिल्कुल बी ऑप्शन। क्वेश्चन 3 है जी, टी प्लांट वाज फर्स्ट ग्रोन इन। पहली बार चाय किसने नशे पे लगाया था हम लोगों को? जापान, कीनिया, चाइना, श्रीलंका। टी प्लांट वाज फर्स्ट ग्रोन इन। परा कह रही है चाइना, जापान। आप कह रहे हो जापान। और बाकी इरफान कहता है चाइना, अवैस कहता है चाइना, इरफान कहता है कीनिया, तैयबा भी कहती है चाइना। तो टी प्लांट पहली बार जी, दोबारा कभी कीनिया आ गया है। टी प्लांट पहली पहली बार ग्रो किया था चाइना ने। तो इसको याद कैसे रखना है? हमारे सर कहते थे चाइना ने हमें पाकिस्तानियों पे लगा दिया नशे पे, और हमारी कौम की तो आदत है ना, हर 10 मिनट बाद एक कप चाय ले आओ जी। हमारा तो दिमाग ही नहीं चलता चाय के बगैर। तो खुद वो लोग तरक्की किए जा रहे हैं, खुद वो लोग चाय पीते नहीं है, चाइनीज बहुत कम चाय पीते हैं। और पूरी दुनिया में वो लोग टी से तो ज्यादा है चाइना में, जो वो लोग दूसरे मुल्कों में भेजते हैं। तो काइंडली चाय कम पिया करो, पेपर्स के अलावा नहीं पीते होते। मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं चाहिए। विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट? सबसे ज्यादा चांद किसके हैं, किस प्लैनेट के हैं? जुपिटर। जुपिटर। बाकी या सैटर्न। अवेस कहते हैं बी। और ए किसने कहा है, जरा रुको मुझे देखने दो। इरफान कहते हैं ए, बड़ा भी कहती है ए। करेक्ट आंसर है जी बी आपका, जुपिटर, जिसके जो सबसे बड़ा प्लेनेट है उसके चांद सबसे ज्यादा है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? स्पार्स, सियाचिन, लैम्बर्ट, नन ऑफ दीज। लैम्बर्ट। लैम्बर्ट, बड़ा याद है। ठीक है, बिल्कुल सी ही है, लैम्बर्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नेशनल एंथम किस मुल्क का है? वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नेशनल एंथम, सबसे पुराना कौमी तराना किस मुल्क का है? चाइना, जापान, ग्रीस, ईरान। ग्रीस का होगा मैम, वो खुद भी पुराने होंगे। वैसे मैंने भी तुक्का यही मारा था, लेकिन जो भी है गलत है ये। वैसे कहते हैं डी, इरफान फिर आप तुक्का ठीक। जापान या ईरान का होगा, चाइना तो हाँ, बाद में आया है। और बाकी बच कौन से गया है? जापान, ग्रीस गलत हो गया, या जापान का हो गया, या ईरान का। एक चाइना रह गया, उसको भी लगा दो। जहाँ इरफान नहीं का मैम, ठीक है। चाइना तो बाद में आया। हाँ, चाइना बहुत लेट आया था वैसे, 90 हमसे भी बाद क्या है, तो हमारा पहले है हमसे तो। जापान, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। जापान का सबसे बड़ा है। जापान का तो बाई चांस लग गया और ठीक लग गया। वैसे तो एक नंबर का निकम्मा है ये, बट इसके तुक्के ठीक लग रहे हैं जीके में। अच्छा जी, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज, सबसे पुरानी रिटन लैंग्वेज किस मुल्क की है? जापानीज, कैम्बोडियन, लैटिन, चाइनीज। इसका तुक्का मारो जरा, सारे मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का टाइम है, 6 मिनट है हमारे पास, बड़ा टाइम है, 3 ही रह रहे हैं बस। शुरू हो जाओ तुक्के मारने। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज। सोचो बीपीएससी का पेपर है, क्या लगाओगे? लगाना भी है लाजमी। छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, बस बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह हमारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है छोड़ देना। कुछ नहीं होता छोड़ने से। 40 MCQ छोड़ दोगे फिर भी आराम से एक एंड पे हो। लैटिन, और कोई तुक्का मारे लैटिन के अलावा? मैम हम जो 60 लगाए हैं उसमें से भी अगर 20 या 40 गलत हो जाए तो फिर किस साइड पे जाएंगे? देखो 20 गलत हो गए तो फिर तो काम ही खत्म हो गया ना। 20 खत्म हो गए तो फिर 60 तो वैसे लगाए हैं, और 20 गलत हो गए हैं तो 40 वैसे बन गए। 20 की नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25, 5 नंबर और कट गए, पेपर ही पास नहीं हुए, तो पेपर ही फेल हो गया। अगर नहीं आते तो 80 लगाने, बिल्कुल अवैस नहीं आते तो 80 या 90 लगाने। फिर तो जब आते ही 50 45 है ना, फिर 90 प्लस पे जाओ। मैम फिर तो अगर पास होने का कोई चांस निकल भी सकता होगा तो फिर उससे भी जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि देखो पास नहीं करना। मेरे अक्सर फ्रेंड्स कहती हैं मैं कि ना, तुम्हारे तो 3 चांस रहते हैं, तुम्हारे तो 2 चांस रहते हैं। हमने 2 या 3 चांस से क्या करना, हमें तो एक ही चांस चाहिए बस, जो काम कर जाए, बस काम खत्म।
तीन तीन बार चांस बचाते जाओ, बचाते जाओ। हमें क्या करना है चांस के, जब हमारी जॉब ही नहीं लग रही। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि मैम हम फेल हो जाएंगे, हमें पास नहीं करना, हमने मेरिट बनाना है, दिमाग ये रखना है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हम 41 ले लेते हैं, मेरिट 50 का था या 45 का था, हमारा तो बेशक पास नहीं, ठीक है हम पास हो गए, चांस वेस्ट नहीं हुआ, हमें क्या फायदा, हमारी तो जॉब नहीं, पे तो नहीं आ रही हमारे पास। तो अगली बार जब जॉब्स आती है ना, तो 3 साल हुए होते हैं, 3 साल तो आपके पास वैसे ही एज लिमिट 32 होती है, तो आप मैक्सिमम 3 बार ही दे सकते हो टेस्ट ना। तो अवेल करो, और बिना डर के अवेल करो। काफी। लेकिन मैम अगर 80-90 पे जाए तो फिर तो बंदा बिल्कुल ही उसमें नहीं, मेरे डाउन मेरा चला मेरा जाएगा। मेरा कुलीग का हुआ था लास्ट टाइम, वहां का जूनियर था, ऑर्गेनिक का था, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। क्या नाम था उस लड़के का, वो लगा के आया था, उसको नहीं आते थे, जब जब ना मेरिट बना था 40 पे, तो वो लगा के आया था 97 MCQ, उसको नहीं आते थे, जितने आते थे लगा लिए, पेपर बड़ा टफ आया था। तो वो 97 लगा के आया था, उसके 43 या 44 मार्क्स थे, 40 पे मेरिट बना था, और इंटरव्यू अच्छा होता, सीट निकाल गया वो अपनी। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप 50 लगाओगे ना, जब आपको नहीं आ रहे, तो वो 100% श्योरिटी है, 50, 55, 60 में भी पेपर फेल ही फेल है, जब पेपर बहुत टफ आ रहा होता है। तो क्लियर कट चीज होती है, 90+ जाओ, क्योंकि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग ही है। तो अगर 0.4 MCQ गलत होंगे ना, तब आपका एक नंबर जाएगा। तो जब वो फिर बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो तुक्के लगने का चांस ज्यादा होता है। और एक चीज और, चलो पहले ये करवा दो, टाइम बचते फिर बताती हूँ। वर्ल्ड लार्जेस्ट मैमल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बता दो। वर्ल्ड वेल। लार्जेस्ट मैमल, वेल, बिल्कुल ये इजी है, ब्लू वेल, डी ऑप्शन। और ड्रैगन इज एयर इज एन एयरलाइन ऑफ, ड्रैगन एयर किसकी एयरलाइन है? नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया आई किस। थिंक नॉर्थ कोरिया है। अच्छा, उसके बाद ओवैस और ये इरफान तुक्का मारे जरा, आज इमरान नहीं आई, आज इमरान नहीं आई हुई, वरना वो भी बड़ा बोलती है। हाँ जी, दो इकलौते बेचारे बैठे हैं, उनका भी देख लें। अवैस कहते हैं नॉर्थ कोरिया। हाँ जी, भी चीटिंग नहीं करते एक दूसरे की। हाँ, सारे तुक्के मारे, इसलिए कह रहे हैं कोई चीटिंग ना करे, टीपीएससी में फायदा नहीं होता। डी 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 लगाया है, गलत है, अच्छा ये बता दूं, डी भी। हांगकांग होगा फिर। हांगकांग है, बिल्कुल बी ऑप्शन ठीक है, हांगकांग, ड्रैगन एयर इज एन फेमस एयरलाइन है हांगकांग।